आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य और मुद्रा की पूर्ति। प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के कार्यों को 3 वर्गों में बांटा है। प्राथमिक या मुख्य कार्य, गौण या सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य। तो प्राथमिक या मुख्य कार्य, सबसे पहले है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका मतलब है कि मुद्रा के रूप में एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है और दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। मुद्रा के चलन में आने के बाद विनिमय का कार्य काफी सरल हो गया है। मुद्रा क्रय और विक्रय दोनों के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करती है। नेक्स्ट है मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई। मुद्रा का ये दूसरा कार्य है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना। मुद्रा लेखी की इकाई के रूप में भी माप करती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य को मापने की काफी कठिनाई थी, लेकिन मुद्रा के प्रचलन में आने से इस कठिनाई को दूर किया जा सका है। अब प्रत्येक वस्तु और सेवा की जो कीमत है वो मुद्रा के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जब हम ये कहते हैं कि 1 किलो चीनी की कीमत 15 रुपए है, तो ये चीनी का मुद्रा में व्यक्त किया गया मूल्य है। इसी तरह से दूसरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को भी हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य। इसमें है स्थगित भुगतानों का मान। स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जिनकी पेमेंट तुरंत न करके भविष्य के लिए टाल दी जाती है, जैसे ऋणों का भुगतान। मुद्रा के कारण स्थगित भुगतानों या उधार संबंधी लेन देन की क्रिया भी काफी सरल हो गई है। नेक्स्ट है मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य संचय का अर्थ है धन का संचय करना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत विचार ना करना। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बचाता है, इसे भी मूल्य का संचय ही कहा जाता है। मुद्रा के रूप में की गई वस्तुओं के रूप में की गई वस्तुओं की तुलना में अधिक सुरक्षित होती हैं। प्रोफेसर न्यूलन ने भी मुद्रा के इस कार्य को मुद्रा का परिसंपत्ति कार्य कहा है। तो मुद्रा के प्रचलन ने मूल्य के संचय को भी सरल बना दिया है। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण भी सरल हो गया है। आज के आधुनिक युग में जहां लोगों की आवश्यकताएं काफी अधिक है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूर दूर से वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, मुद्रा के इसी कार्य के फलस्वरूप ही लोग अपने एक्स्ट्रा धन को अन्य व्यक्तियों को उधार देकर
ब्याज के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग धन को उधार लेते हैं वो भी इसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने और अन्य उत्पादक कार्य के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रा के प्रचलन में आने के कारण मूल्य का हस्तांतरण भी काफी सुविधाजनक हो गया है। नेक्स्ट है आकस्मिक कार्य। इसके अंतर्गत साख निर्माण का आधार। मुद्रा के प्रचलन से पहले साख निर्माण करना संभव नहीं था। साख निर्माण का मतलब है बैंकों के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना। लेकिन आजकल लगभग सभी देश चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, इन सब साख पत्रों का प्रयोग करते हैं। ड्राफ्ट और विनिमय पत्र एक तरह से चेक के ही रूप है और इन साख पत्रों का जो आधार है वो मुद्रा है। लोग अपनी आय में से कुछ धनराशि को मुद्रा के रूप में बैंकों में जमा करवा देते हैं और फिर इस जमा को आवश्यकता अनुसार चेक के रूप में या चेक के द्वारा मुद्रा के रूप में निकलवा सकते हैं और इस जमा मुद्रा के आधार पर ही बैंक साख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम संतुष्टि का माप। मुद्रा के रूप में धन को खर्च करके एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिल सकती है और एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब उन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो और मुद्रा के द्वारा इस प्रकार की अधिकतम संतुष्टि का माप संभव हो सका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का वितरण। वस्तु विनिमय में उत्पादन के विभिन्न साधनों को राष्ट्रीय आय का माप और वितरण करना कठिन था, लेकिन मुद्रा के चलन में आने के बाद राष्ट्रीय आय का वितरण काफी सरल हो गया है। अब उत्पादन के प्रत्येक साधन को भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, उनको उनके द्वारा किए गए कार्य का उचित भाग मुद्रा के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट है निर्णय का वाहक। प्रोफेसर ग्राहम ने मुद्रा के इस कार्य को काफी महत्व दिया है। निर्णय का वाहक, इसका मतलब है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय करके हम इस धन को परिस्थितियों के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने मुद्रा का संचय किया है ताकि आप एक रंगीन टीवी खरीद सकें, लेकिन अचानक अपनी भाई की बीमारी से आपको उस धन संचय की आवश्यकता हो गई और आपने वह धन भाई की बीमारी पर खर्च कर दिया। तो इस तरह से मुद्रा का जो प्रयोग है उसका आप किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं और मुद्रा आपके निर्णय का वाहक बन जाती है। अब है भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था। भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था को न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके अंतर्गत सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा न्यूनतम 115 करोड़ होती है और विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य 85 करोड़ होता है। तो कुल सुरक्षित कोष का मूल्य केवल 200 करोड़ है और ये सुरक्षित कोष चलन में करेंसी के अनुपात में नहीं होते हैं।
इसके साथ ही लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है वो सब साख मुद्रा ही होती है, और इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो इस मुद्रा को सोने या चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती है। इसके बाद है मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक धारणा है। इससे अभिप्राय किसी एक समय बिंदु पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा, जिसमें सभी प्रकार की मुद्रा शामिल है, नोट, सिक्के, सावधि जमा, समय जमा इत्यादि के स्टॉक से है। इसको हम डिटेल में करते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति के माप हैं। भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 मेजरमेंट के अंतर्गत जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं शामिल होती हैं। इसको शॉर्ट में हम C प्लस DD प्लस OD भी लिख सकते हैं। C का मतलब है करेंसी जो जनता के पास है, और DD डिमांड डिपॉजिट और OD अदर डिपॉजिट। C के अंतर्गत जनता के पास करेंसी जिसमें सिक्के और कागजी नोट ये दोनों सम्मिलित होते हैं, और DD के अंतर्गत जनता की मांग जमाएं जो व्यापारिक बैंकों में जमा होती है, और इन जमाओं को मांगने पर चेक के द्वारा या तो निकलवाया जाता है या फिर किसी को हस्तांतरित किया जाता है। OD के अंतर्गत अन्य जमाएं जिसमें RBI के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे IDBI की मांग जमाएं, विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी सरकारों की मांग जमाएं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं शामिल हैं। OD में अदर डिपॉजिट में इनको शामिल नहीं करते हैं। देश की सरकार की RBI के पास जमाएं और देश की बैंकिंग व्यवस्था की RBI के पास जमाएं। M2 मेजरमेंट। M1 की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की M2 एक व्यापक धारणा है, और M2 के अंतर्गत देखिए M1 प्लस डाकखानों के बचत बैंक खातों की जमाएं शामिल होती हैं, और M3 मेजरमेंट के अंतर्गत M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं शामिल होती हैं। M4 मेजरमेंट के अंतर्गत इसके अंतर्गत M3 के साथ ही डाकखानों की कुल जमाएं शामिल होती हैं, लेकिन उनमें NSC राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट शामिल नहीं होता है। मुद्रा की पूर्ति के चारों मापों को इस चार्ट में दिखाया गया है, M1, M2, M3 और M4। यहाँ से आप आसानी से इनके बारे में कर सकते हैं। इसके बाद है मुद्रा की आदर्श पूर्ति। पहले परिभाषा करते हैं। मुद्रा की आदर्श पूर्ति वह राशि होती है जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के बाजार मूल्य के अनुरूप मेल खाती है, ताकि सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकें।
इसका मतलब है एक अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सब की बिक्री हो जाती है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मुद्रा की जो पूर्ति है उसका कुल व्यय पर काफी प्रभाव पड़ता है और इसके कारण ही व्यापारिक क्रियाएं हैं, उत्पादन है, रोजगार है, ये सब प्रभावित होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना भी उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी। तो जितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी वही मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति कहलाएगी और इस पूर्ति के कारण ही देश की उत्पादन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग संभव होगा। यदि मुद्रा की ये जो पूर्ति है आदर्श पूर्ति से अधिक होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कीमतें बढ़ने लगेंगी और मुद्रास्फीति की कंडीशन हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसके दूसरे तरफ यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से कम हो जाती है तो कीमतें कम हो जाएंगी और मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति केवल इतनी ही होनी चाहिए जिससे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं की बिक्री हो सके और मुद्रास्फीति या अपस्फीति दोनों में से कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए देश का जो केंद्रीय बैंक है उसकी मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मुद्रा की पूर्ति के उचित स्तर को बनाए रखा जाए। तो आज का ये टॉपिक यहीं पूरा होता है।